साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। तो अभी हमने आरबीसी को कवर किया है। अब हम इस पर्टिकुलर पार्ट में मैं आपको डब्ल्यूबीसीज़ के बारे में आपको समझाऊँगा, तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा। ल्यूकोसाइट्स हम डब्ल्यूबीसी को टेक्निकली हम क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, यानी कि डब्ल्यूबीसी हो गया। इनके पास हीमोग्लोबिन नहीं होता है, इसी वजह से ये लाल कलर की जो आपकी आरबीसी दिखती है, ये आपकी क्या होती है? कलर इनके पास नहीं होता है, कलरलेस इनको कहा जाता है क्योंकि इनके पास हीमोग्लोबिन नहीं है। तो एंड आर कॉन्सिक्वेंटली क्या होती है? कलरलेस होती हैं। ल्यूकोसाइट्स आपकी न्यूक्लिएटेड ब्लड सेल्स होती हैं, इनके में न्यूक्लियस पाया जाता है। दो मेजर क्लास है, एक आपकी ग्रैनुलोसाइट्स है जिसमें साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स पाए जाएंगे, और एक ग्रैनुलोसाइट्स जो होती हैं जिनमें ग्रैन्यूल्स नहीं पाया जाएगा। अब ये ग्रैनुलोसाइट्स जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं: न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल्स, बेसोफिल्स, ये मैंने आपको बता दिया। और सभी के पास लोब्ड न्यूक्लियस होता है। एक ग्रैनुलोसाइट जो होते हैं वो आपके दो टाइप के होते हैं: लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट द माइक्रोब्स बाय द फैगोसाइटिंग देम। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी इम्यूनोलॉजी में पढ़ा रखा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रोफिल्स आपकी पहली सेल्स होती हैं जो आप किसी भी इन्फेक्शियस रीजन पे पहुंचती हैं, और इनके पास एक तरीके की फैगोसिटिक प्रॉपर्टी होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपका मैक्रोफाज होता है, मैक्रोफाज जब आप पढ़ते हैं तो वो इनिशियली क्या होता है? मोनोसाइट ही होता है। ठीक है, तो जब वो सेल्स में रहता है तो उसको हम मोनोसाइट कहते हैं, और जब ये माइग्रेट करके आपके टिश्यू में आता है तो ये आपके अंदर मैक्रोफाज में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम टेक्निकली मैक्रोफाज कहते हैं। इसके अंदर फैगोसिटिक एक्टिविटी आ जाती है। बी लिम्फोसाइट जो होती है वो आपकी एंटीबॉडी सिक्रीट करती हैं ब्लड में, जो डिस्ट्रॉय करती है माइक्रोब्स को और दियर टॉक्सिन्स को। नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट्स की अगर मैं बात करता हूं पर माइक्रोलीटर को हम क्या बोलेंगे? टोटल काउंट ऑफ द डब्ल्यूबीसी बोलते हैं। ठीक है, तो ये डेटा अगर हो सकेगा तो याद रखिएगा, जो कि आपका 6000 से 8000 पर एमएम ऑफ द ब्लड होता है। ये आपका राइज कर जाता है एबनॉर्मली इन द एक्यूट इन्फेक्शन। जब भी आपका इन्फेक्शन आपकी बॉडी में होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका निमोनिया हुआ है, तो आपकी बॉडी में डब्ल्यूबीसी का लेवल बढ़ जाएगा, ल्यूकोसाइट्स का काउंट बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इसमें बहुत सारी आपकी इम्यून सेल्स, प्रोटेक्ट इम्यून सेल्स ही इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो जितनी भी आपकी इम्यून सेल्स हैं, जैसे न्यूट्रोफिल्स है, बेसोफिल्स हैं, ईओस है, तो इन सब का लेवल जो होता है वो इंक्रीज हो जाएगा, ताकि आपकी बॉडी में सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्स आ सके और उस पर्टिकुलर एलिमेंट्स को क्या किया जा सके? खत्म कर दिया जा सके। बाकी कहाँ कहाँ पे जो ज्यादा इसका लेवल बढ़ जाता है, उसका एग्जाम्पल जो है वो आपका क्या है? निमोनिया है। इन्फ्लामेशन के कंडीशन में आपका बढ़ जाएगा, जैसे अपेंडिसाइटिस में बढ़ेगा। मेलिग्नेंसी, जब भी आपके ल्यूकेमिया यानी कि आपका ब्लड कैंसर जब भी होता है, उस कंडीशन में भी आपका डब्ल्यूबीसी का लेवल जो होता है वो आपका बढ़ जाता है। In some conditions such as a folic acid deficiency, the total count falls abnormally ल्यूकोपीनिया। याद रखिएगा, डब्ल्यूबीसी जो होता है इसका लेवल डाउन कर जाता है ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ द फॉलिक एसिड। हालांकि फॉलिक एसिड जो भी मैंने आपको बताया था, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया कॉज करता है, आरबीसी के फॉर्मेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन जो उसकी कमी से क्या होता है कि जब आपके फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी होता है तो टोटल काउंट फॉल्स जो हो जाती है, नॉर्मली ल्यूकोसाइट्स का लेवल भी घट जाता है, जिसको हम ल्यूकोपीनिया बोलते हैं। इसके बाद टोटल काउंट ऑफ डब्ल्यूबीसी आल्सो ऑफ डायग्नोस्टिक वैल्यू है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इसी में ही आपकी इम्यून सेल्स है। द प्रोसेस बाय विच मोनोसाइट एंड न्यूट्रोफिल स्क्वीज आउट थ्रू थिन कैपिलरी वॉल, इसको हम डायापेडेसिस बोलते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि किसी भी ऑर्गन की तरफ जो होता है, मान लो कि न्यूट्रोफिल्स को सिग्नल मिला कि पर्टिकुलर इस ब्लड सेल्स की तरफ तुमको जाना है। सपोज दैट मैं आपको बता देता हूँ, ये आपकी ब्लड सेल्स है, न्यूट्रोफिल्स यहाँ पे है, इनको इस ब्लड के अंदर जाना है। तो जिस प्रोसेस से ये जाती है स्क्विच करके, मतलब इसके अंदर घुस के जाती हैं, ठीक है, या किसी भी तरीके से माइग्रेट करके जाती हैं ये मोनोसाइट्स, और ये तो उस पर्टिकुलर चीज को हम क्या बोलते हैं? डायापेडेसिस बोलते हैं। तो वही टर्म यहाँ पे बताया गया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? डायापेडेसिस बोलते हैं। और जब आप बहुत डिटेल में जाएंगे तो इनके पास क्या होता है? मैक्रोफाज के बारे पास क्या होता है? आपका स्यूडोपोडिया होता है। डब्ल्यूबीसी जो मूवमेंट करती हैं, आपने पढ़ा होगा, इनके पास क्या होता है? स्यूडोपोडिया। ये आपका स्ट्रक्चर होता है जो इनके लोकोमोशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो स्यूडोपोडिया मोशन जो होता है वो आपके डब्ल्यूबीसी में होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ तक इतनी बातें हमको समझ में आ गई हैं। अब अगर मैं इसके आगे चलता हूँ, और जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी आपका ल्यूकोसाइट्स होता है, ये आपके दो टाइप के होते हैं, इनको हम डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट कहते हैं। ग्रैनुलोसाइट्स में आपके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स मिलेगा, एक ग्रैनुलोसाइट में मुझे ग्रैन्यूल नहीं मिलेगा। मोनोसाइट आपकी होंगी, लिम्फोसाइट होगी, यही मोनोसाइट आगे जाके मेरी क्या बन जाएगी? मैक्रोफाज बनेगा। ठीक है,
ये आपकी 3 टाइप होती है। स्टेनिंग जब मैं करूँगा, जो स्टेन ले लेगा साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स होने की वजह से, उसको मैं क्या कहूँगा, ग्रैन्युलोसाइट्स कहूँगा। और इनके पास क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। न्यूट्रोफिल्स आपकी मोस्ट अबंडेंट सेल्स होती है, 60 से 65% है। याद करने का तरीका, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन याद रखना, सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल, फिर लिम्फोसाइट और फिर आपका मोनोसाइट। अब आप देख लो यहाँ पे न्यूट्रोफिल आपका 60% है, ठीक है। लिम्फोसाइट आपका 20 से 25% है, मोनोसाइट आपका 6 से 8% है। और उसके बाद आप क्या कर लीजिएगा, आप इसके बाद इओस को लगा लीजिएगा और बेसोफिल्स को लगा लीजिएगा। बाकी याद करने के लिए यहीं तक कंफ्यूजन आता है, तो क्या लिखोगे, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। ये आपने चैप्टर पढ़ा होगा, बस उसी से कनेक्ट कर लेना पहला पहला अल्फाबेट, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कि सबसे ज्यादा कौन है। इसके अलावा आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज, मैं एक चीज और मैं यहाँ पे नोट डाउन करा देता हूँ। जो आप बार बॉडी पढ़ते हैं, जो मैंने आपको जेनेटिक्स में पढ़ाया है, उसकी कुछ मात्रा आपको न्यूट्रोफिल्स में भी आप ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो बस ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। और फर्स्ट सेल, ठीक है, याद रखिएगा, पहली सेल्स जो टिश्यू इंजरी के समय रिक्रूट होती है, ठीक है, याद रखिएगा, टिश्यू इंजरी के समय जो रिक्रूट होती है वो मेरी कौन सी होती है, मेरी न्यूट्रोफिल होती है। बाकी अगर शेप में जाएंगे तो ये आरबीसी आपको लाल कलर का दिखेगा। इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स में आपको ग्रैन्यूल्स देखने को मिलेंगे। बाकी बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स आपको दिखेगा। और प्लेटलेट्स जो होती है, ये कोई आपकी सेल्स नहीं है, टुकड़े टुकड़े में आपको देखने को मिल रही है। तो मैं इसको क्या कहूंगा, सेल्स फ्रैगमेंट कहूंगा। कोई कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब अगर मैं कंपैरिजन कर लेता हूं, जो कि डिफरेंट टाइप की आपकी ल्यूकोसाइट्स है, उनका कंपैरिजन में परसेंटेज हमको पता चल गया। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हम जानते हैं। ग्रेन्यूल्स के बारे में भी हमने समझ लिया, किसमें आपको ग्रेन्यूल्स मिलेगा, हालांकि जो फाइन ग्रेन्यूल्स होते हैं वो आपको न्यूट्रोफिल्स में मिलेगा। स्टेन कैसा लेते हैं, ठीक है। अगर मैं स्टेन की बात करता हूं, तो जो आपका इओसिनोफिल्स है, ये आपका एसिडोफिल्स इसको कहा जा सकता है, ये आपका एसिडिक स्टेन लेता है, तो ये आपका इस्नोफिलिक होता है। बेसोफिल्स जो होता है, ये आपका बेसिक स्टेन से स्टेन होता है, नाम याद रखना, ठीक है। जो भी आपके एसिडिक स्टेन है, बेसिक स्टेन है, उनका नाम भी सर्च करके नोट डाउन कर लेना। न्यूट्रोफिल्स जो होता है, ये आपका न्यूट्रोफिलिक होता है, ठीक है, मतलब स्टेन नहीं लेता है, कह सकते हैं न्यूट्रस स्टेन लेता है, न्यूट्रल रहता है जब स्टेनिंग करते हैं। और बाकी आपका लिम्फोसाइट और मोनोसाइट एक तरीके का आपका बेसोफिल्स है। न्यूक्लियस की बात करता हूं, तो ये आपका मोनोसाइट का इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका जो न्यूक्लियस होता है, ये आपका बीन शेप्ड या किडनी शेप्ड होता है। अगर आप शायद यहाँ पे ट्रेस करना चाहें मोनोसाइट में, तो ये आपको देखने को मिलेगा, आपको किडनी शेप्ड का न्यूक्लियस यहाँ पे ऐसा फील आ रहा होगा, ठीक है, इसके स्ट्रक्चर को देखने पर। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। बाकी आपका लिम्फोसाइट्स में राउंड न्यूक्लियस होता है, इस्नोफिल्स में बाई लोब्ड होता है, बेसोफिल्स में 3 लोब्ड होते हैं, और मल्टी लोब्ड जो होता है वो आपका न्यूट्रोफिल्स में होता है। साइट ऑफ द फॉर्मेशन कहाँ कहाँ पर होगा, तो मोनोसाइट्स आपके बोन मैरो में बनेंगे। बाकी आपका जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, जो कि वो प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन दोनों से उनका लेना देना होता है। अगर आपने इम्यूनोलॉजी पढ़ा होगा तो बहुत अच्छे से इसको कनेक्ट कर लोगे। तो लिम्फ नोड, स्प्लीन, थाइमस, पायर पैचेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाएगा पायर पैचेस किसका पार्ट है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। लाइफ स्पैन की अगर मैं बात करता हूं, तो आपका फ्यू डेज या ईयर होता है लिम्फोसाइट्स का। इसके अलावा मोनोसाइट 10 से 20 घंटे ब्लड में होती हैं, जब ये टिश्यू में आती हैं तो सेवरल मंथ तक रहती हैं। बाकी ईओस है, ये सारी चीजों को एक बार पढ़ लीजिएगा। फंक्शन क्या करेंगे, लिम्फोसाइट आपकी इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगी, मोनोसाइट आपका फैगोसिटिक होगा, जो अल्टीमेटली क्या बनेगा, मैक्रोफाज बनेगा, ठीक है। इस्नोफिल्स जो होता है वो इंपॉर्टेंट रोल इन द इम्यूनिटी, एंटी एलर्जिक रिएक्शन करता है, ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में क्या होता है, जो आपका बेसोफिल्स होता है, जब आपने एलर्जी पढ़ाया था मैंने, तो मैंने आपको बताया था कि एलर्जी जो होता है वो आपका आईजीई एंटीबॉडी की वजह से होता है, यही तो होता था, उसकी उसका लेवल आपको देखने को मिलता था। तो बेसोफिल्स में क्या होता था, मास्ट सेल्स होती थी, याद आया, ठीक है। मास्ट सेल्स में क्या होता था, ग्रेन्यूल्स में हिस्टामाइन होता था जो रिलीज होता था। तो हिस्टामाइन रिलीज कौन करता है, बेसोफिल्स करता है, और इसका जो काउंटर एक्ट करने का काम करता है वो इस्नोफिल करती हैं। तो इओसिनोफिल्स के पास एंटी हिस्टामाइन प्रॉपर्टी होती है, बहुत ही ध्यान से समझ लेना, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो यानी कि अगर आपसे घुमा के क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एलर्जिक कंडीशन में किसका लेवल आपकी बॉडी में बढ़ा हुआ मिलेगा, तो जो इस्नोफिलिया लेवल बढ़ जाता है, इसीलिए इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इओसिनोफिलिया बोलते हैं। और भी मैंने रिसेंट में ही ये आपको एक बुलेट पॉइंट में मैंने पोस्ट किया है, तो इसको इस्नोफिलिया बोलते हैं, इओसिनोफिलिया बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा। और इसके अलावा जब आप पैरासिटिक इन्फेक्शन की कंडीशन आती है, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तब आपके ईओस का लेवल जो होता है वो आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पैरासिटिक इन्फेक्शन में अगर मान लो आपसे दे दिया हेलमिंथ का इन्फेक्शन, याद रखिएगा,
ठीक है, हेलमिंथ इन्फेक्शन हो गया, इसी में ही आपका चाहे फाइलेरिया वर्म का इन्फेक्शन होगा या कुछ भी होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका इस्नोफिल्स की मात्रा बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ तक कहानी आपको समझ में आ गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आईजीई जो होता है ये भी आपका पैरासिटिक इन्फेक्शन के समय ही इंक्रीज होता है, तो दोनों का लेना देना है, इसको याद रखिएगा। बाकी बेसोफिल्स के बारे में सिक्रीट करता है हिपैरिन। हिपैरिन क्या है, आपका नेचुरल एंटी कॉगुलेंट है। ठीक है, एंटी कॉगुलेंट है जो ब्लड को कॉगुलेट मतलब क्लॉट नहीं होने दे, ऐसे सब्सटेंस को हम हिपैरिन मतलब एंटी कॉगुलेंट बोलते हैं, उसका एग्जांपल हिपैरिन है। और एक और है जो आपका हीरोडिन होता है, ठीक है, जो कि आपके लीच से हम आइसोलेट करते हैं, उसमें पाया जाता है, ये हो गया। हिस्टामाइन जो होता है ये मैंने आपको बता दिया हूँ, ये आपका वासोडाइलेटर होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और सीरोटोनिन जो होता है ये आपका वासो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स जो होती हैं ये आपकी फैगोसिटिक होती हैं और इसके पास मेरे को बार बॉडी देखने को मिलेगा। तो इतनी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे समेट दिया है, बाकी जहां जहां से आपको कंटेंट मिले ये चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, चाहे पाथफाइंडर हो, चाहे कोई आपकी बेसिक बुक हो, चाहे इम्यूनोलॉजी की बुक हो, ये जो इंपॉर्टेंट आपके इंफॉर्मेशन हैं इनको समेटने का प्रयास जरूर करिएगा। ठीक है, अब अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में अगर मैं जाके आपको समझाना चाहूँ ग्रैनुलोसाइट्स के बारे में अगर मैं चर्चा करूँ, जो कि आपका यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी हमने यहाँ तक चर्चा कर लिया है, ल्यूकोसाइट्स के बारे में हो गया है। अब हम यहाँ पे ग्रैनुलोसाइट्स को देखने वाले हैं, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्रैनुलोसाइट्स में आपका इस्नोफिल्स आता है, जो कि आपका 2 से 3% होता है। इसमें जो न्यूक्लियस में लोब्स होते हैं, ये टेक्निकल वर्ड है, ये आपके 2 लोब्स इस्नोफिल्स में होते हैं, और बेसोफिल्स में जब आप जाएंगे तो उनका 3 लोब्ड होता है। ठीक है, तो खैर अब जैसे भी आपको ट्रिक समझ में आए इसको याद कर लेना बेटा। इसके बाद दे हैव कोरस ग्रेन्यूल्स होते हैं, जिसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं और पेरोक्सिडेज होते हैं। इसी वजह से जो आपका इस्नोफिल सेल्स होती है, एक तरीके के लाइसोसोम से मिलती है। ठीक है, क्योंकि लाइसोसोम में भी आपको हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स मिलते हैं और यहाँ पर भी आपको देखने को मिलते हैं। इस्नोफिल्स जो होते हैं इनके पास एंटी हिस्टामिनिक प्रॉपर्टी होती है, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। दे रेजिस्ट इन्फेक्शन एंड आल्सो एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन में इनका लेवल क्या होगा, बढ़ जाएगा। द नंबर ऑफ स्नोफिल्स इंक्रीज ड्यूरिंग एलर्जी कंडीशन सच एज अस्थमा एंड द हे फीवर। याद रखना, एलर्जी रिस्पॉन्स में जो आपकी जो डिजीज होती है वो आपका अस्थमा और हे फीवर होता है। दे आल्सो हेल्प इन द डिसॉल्विंग द ब्लड क्लॉट में भी हेल्प थोड़ा बहुत करते हैं। दे सेम टू प्ले पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम, दे हैव सम सिमिलरिटी टू द लाइसोसोम सेल ऑर्गेनेल। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपका होगा कि कौन सा ऐसा ब्लड सेल्स है जो लाइसोसोम से सिमिलरिटी रखता है, तो आपका जो आपका इस्नोफिल्स होता है वो आपका रखता है। इस्नोफिल्स कैन अटैच देमसेल्व्स टू द पैरासिटिक फॉर्म एंड कॉज देयर डिस्ट्रक्शन बाय लिबरेटिंग, अपने एंजाइम्स को उनकी सरफेस पे रिलीज कर देते हैं, जिससे एक तरीके का आपको प्रोटेक्टिव सेल्स आपको देखने को मिलता है। बेसोफिल्स जो होती हैं वो आपकी लीस्ट एबंडेंट होती हैं। दीज सेल्स द न्यूक्लियस 3 लोब्ड होगा, सीरोटोनिन, हिपैरिन, हिस्टामाइन मैंने बता दिया। न्यूट्रोफिल्स जो होती है ये आपकी मोस्ट एबंडेंट होती है, फैगोसिटिक होती है, कॉमनली स्क्वीज बिटवीन द सेल्स ऑफ द कैपिलरी वॉल एंड वेंडर थ्रू द इंट्रासेलुलर स्पेस फ्रॉम दे मूव द इन्फेक्टेड एरिया ऑफ द बॉडी। तो पहली सेल्स जो मेरी पहुंचती है वो मेरी कौन सी है, न्यूट्रोफिल्स है, इनगल्फ करती हैं और डाइजेस्ट कर लेती हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी, बार बॉडी भी मेरे न्यूट्रोफिल्स में पाया जाएगा। अब इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, फॉर्मेशन की अगर मैं बात करता हूँ, तो फॉर्मेशन ऑफ ल्यूकोसाइट को ल्यूकोपियोसिस कहेंगे। टेक्स प्लेस कहां पर होगा, बोन मैरो में होगा। बी लिम्फोसाइट मैच्योर कहां पे होती है, बोन मैरो में। और टी लिम्फोसाइट थाइमस पे। ये मैंने ऑलरेडी आपको इम्यूनोलॉजी में बताया है। दोनों ही जो सेल्स होती हैं, चाहे वो बी सेल्स हो चाहे वो टी सेल्स हो, बनती बोन मैरो में है, लेकिन जो इनका मैच्योर होना होता है, मैच्योर कहां पे होती है, बी जो नाम आया है क्योंकि ये बोन मैरो में ही मैच्योर हो जाती हैं। और टी सेल्स जो होती हैं ये थाइमस में मैच्योर होती हैं, तो इसी वजह से इनको टी सेल्स कहते हैं। तो हमेशा मैच्योर याद रखना। और इम्यूनोलॉजी में मैंने आपको ये भी पढ़ाया था कि बर्ड्स में जो होता है वो कहाँ पे होता है, बर्सा ऑफ फैब्रिकस एक ऑर्गन होता है, वहां पर होता है। आसानी के साथ मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, उसको जाके पढ़ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइफ स्पैन की अगर मैं बात करता हूं तो ग्रैनुलोसाइट से अगर मैं बात करता हूं तो 4 से 8 घंटे होती है जब वो सर्कुलेट करती है, और 4 से 5 दिन इन द टिश्यू। द मोनोसाइट हैव लाइफ स्पैन ऑफ 10 से 20 आवर होता है, जबकि लिम्फोसाइट का लाइफ स्पैन जो होता है वो कुछ दिन, मंथ और कुछ सालों तक आपको देखने को मिलता है। ल्यूकोसाइटोसिस एक टेक्निकल टर्म है, जब डब्ल्यूबीसी का लेवल आपके बढ़ जाता है उसको मैं ल्यूकोसाइटोसिस कहता हूँ। जनरली ये इन्फेक्शन के कंडीशन में होता है, जो मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद एक चीज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पे मैंने और पेस्ट करके रखा है, हालांकि कंटेंट काफी है, तो थोड़ा सा मैं आपको अभी ब्लड प्लेटलेट समझा दूंगा, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में इसको शॉर्ट में कुछ और चीजों को कवर करेंगे। तो जैसे कि आपका ब्लड प्लेटलेट्स है, इसको हम क्या बोलते हैं,
थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। ब्लड प्लेटलेट्स आर नॉन न्यूक्लिएटेड है, पहले बता दिया था, न्यूक्लियस नहीं होता है, राउंड या ओवल होती हैं, बाइकॉन्वेक्स डिस्क लाइक बॉडीज होती हैं, 2 से 3 माइक्रोमीटर इनका डायमीटर होता है, नंबर नॉर्मली वेरीज करती हैं, जाकि जो कि आप देख सकते हैं 1.5 लाख से 3.5 लाख प्लेटलेट्स आपकी बॉडी में पाई जाती हैं। दे बड आउट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म फॉर वेरी लार्ज, इनको जो प्रोड्यूस करने वाली सेल्स हैं वो आपकी मेगा कैरियोसाइट्स हैं। ये आपके अभी रिसेंट में ही आपके सीएसआईआर में भी पूछा गया है और आपके डीबीटी में भी पूछा गया है। ठीक है, मेगा कैरियोसाइट्स ऑफ द बोन मैरो, देयर नॉर्मल लाइफ स्पैन जो होता है वो 1 सप्ताह इनकी लाइफ स्पैन होती है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ठीक है, when a blood vessels is injured, प्लेटलेट्स गेट क्लम्प्ड हो जाती हैं एट द साइट ऑफ द इंजरी एंड रिलीज सर्टेन केमिकल, जिनको हम प्लेटलेट्स फैक्टर बोलते हैं, जो कि क्या करेंगे, ब्लड कोगुलेशन को प्रमोट करते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जो होता है, अगर आपके ब्लड काउंट में आपका प्लेटलेट्स का नंबर कम हो जाएगा तो हम उसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहेंगे, क्योंकि ब्लड प्लेटलेट्स का जो दूसरा नाम है वो थ्रोम्बोसाइट्स है। और परप्यूरा इज ए ग्रुप ऑफ ब्लीडिंग डिजीज ड्यू टू थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, तो जब आपका ब्लड प्लेटलेट्स कम हो जाएगा तो जो प्लेटलेट्स की वजह से जो डिजीज होता है उसको मैं क्या कहता हूं, परप्यूरा कहता हूं। तो याद रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड है, सेल की फ्रेगमेंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको याद रखना है, मेगा कैरियोसाइट्स याद रखना है। बाकी एक पार्ट में थोड़े से इंफॉर्मेशन कुछ और बुक से भी मैंने उठाए हैं, तो वो चीजें रह गई हैं, उसको मैं आपको कवर करा दूंगा। ठीक है, तो हमने आरबीसी और डब्ल्यूबीसी ये दोनों चीजों को कवर कर लिया है, तो आप ये दोनों चीजों को रिकॉल करते रहिए। जहां पे नहीं समझ में आएगा बेटा, वहां पे मैसेज करके टेलीग्राम पे अपनी बातें पूछ लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी